बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 8 किंगडम फंजाई को हम डिस्कस कर रहे थे। आज उसका सेकंड लेक्चर है और आज के लेक्चर के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं उसका टाइटल है बॉडी ऑफ फंगस, यानी कि जो फंगस का स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बच्चे, सबसे पहले अगर मैं इसको डिफाइन करूं या बॉडी ऑफ फंगस किसे कहते हैं, तो फंजाई की जो बॉडी होती है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं माइसीलियम का। ठीक है, तो सिंपल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज माइसीलियम, तो आपने लिखना है कि बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम। ठीक है, कि फंजाई की जो बॉडी होगी उसको हम नाम देंगे माइसीलियम का। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बॉडी है ये बनती किस तरह है। मैं कह देता हूं कि एक इमारत है, ठीक है, वो किस चीज़ से मिलके बनती है? ईंटों से मिलके बनती है। तो उसका जो बेसिक यूनिट है वो बचे हैं एक्चुअली हाइफी, कि माइसीलियम तो एक कम्प्लेक्स बॉडी बन गई है। अब बनी किस चीज़ से है? वो हाइफी से बनी है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाइफी एक्चुअली होती क्या है। बच्चे, हाइफी एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, कुछ इस तरह से फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर न्यूक्लियस है वो मौजूद होते हैं। तो बच्चे, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं हाइफी का, कि एक सिंगल फिंगर लाइक या थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम नाम देते हैं हाइफी का। हाँ, जब बहुत ज्यादा हाइफी आपस में मिल जाएंगे, मैं कह देता हूं ये एक हाइफी है, यहां बच्चे क्या है कि एक और हाइफी आ गई, इसी तरह एक और हाइफी आ गई, ठीक है, और हाइफी आ गई, मजीद हाइफी है वो बहुत ज्यादा बनती चली गई। तो अब ये देखो कि एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया है। अब क्या है कि एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया। तो फिर बच्चे मैं इसको हाइफी नहीं कहूंगा, फिर मैं इसको हाइफी नहीं कहूंगा, क्योंकि हाइफी तो हम एक सिंगल के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं। अब मैं इसको कहूंगा कि ये माइसीलियम है। अब ये क्या है? माइसीलियम है। तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि हाइफी एक सिंगल फिंगर लाइक या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब हाइफी अपनी कॉपी या रेप्लिकेशन करती है और अपने नंबर को बहुत ज्यादा बढ़ा लेती है, और नंबर के बढ़ने से इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि मजीद कॉम्प्लेक्स हुआ जाता है, बड़ा हो जाता है, तो फिर उसको हम कहते हैं माइसीलियम। ठीक है, फिर हम उसको क्या कहते हैं? माइसीलियम। तो माइसीलियम बेसिकली टोटल बॉडी को कहते हैं। वो बॉडी किससे मिलके बनती है? वो हाइफी से मिलके बनती है। ठीक है, अब ये जो हाइफी होती है वो किसी सबस्ट्रेट के ऊपर होती है। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूं कि ये टेबल है, टेबल के ऊपर फंगस ग्रो करगी। ठीक है, तो पहले वो छोटी सी होगी, जैसे ब्रेड के ऊपर फंगस ग्रो करती है, तो पहले क्या होता है कि किसी छोटी सी जगह पे लगती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि वो बड़ी होती जाती है, आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि वो बड़ी होती जाती है। ठीक है, तो इस तरह किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर ये ग्रो कर सकती है। नेक्स्ट बच्चे बात करेंगे टाइप ऑफ हाइफी की। ये जो हमने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया कि इसे हम हाइफी कहते हैं, एक्चुअली ये है क्या, ये कौन कौन सी इसकी टाइप हो सकती है। तो बच्चे, ये जो आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, थ्रेड लाइक धागा नमा स्ट्रक्चर, ये दो किस्म का हो सकता है। एक को हम कहते हैं सेप्टेट हाइफी, दूसरी होती है नॉन सेप्टेट। दोनों में डिफरेंस देख लें, फिर आगे इसको डिस्कस करते हैं। बच्चे, ये देखिए कि एक आपके पास फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको मैं सिंपली कह देता हूं कि ये क्या है? हाइफी है। अब आगे हमने बात करनी है कि सेप्टेट हाइफी क्या होती है और नॉन सेप्टेट हाइफी क्या होती है। बच्चे, जो वर्ड सेप्टेट सेप्टा से निकला है, सेप्टा का मतलब होता है सेपरेशन या क्रॉस वॉल। ठीक है, सेपरेशन या क्रॉस वॉल। एक्चुअली बच्चे, जो हाइफी होती है उसके एक न्यूक्लियाई के दरमियान डिफरेंस मौजूद हो, क्रॉस वॉल मौजूद हो, तो फिर इस हाइफी को मैं कहूंगा कि ये सेप्टेट हाइफी है। ये क्या है? सेप्टेट हाइफी है। अगर बच्चे इनके दरमियान क्रॉस वॉल मौजूद नहीं है तो फिर इस हाइफी को मैं कहूंगा कि ये नॉन सेप्टेट हाइफी है, इसके दरमियान सेपरेशन मौजूद नहीं है। तो बच्चे आगे थोड़ा इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सेप्टेट हाइफी है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, नॉन सेप्टेट हाइफी है, किसे कहते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सेप्टा, कि ये जो वर्ड सेप्टा है, ये सेपरेशन है, इसका फायदा क्या है। बच्चे, इसका फायदा ये होता है कि एक
सेप्टा, मिसाल के तौर पर मैं दोबारा स्ट्रक्चर बना रहा हूं इस तरह से, ठीक है। तो इनके दरमियान बच्चे क्या है कि क्रॉस वॉल मौजूद होती है। तो एक सेल से थोड़ा क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा कि एक पार्ट का दूसरे पार्ट से थोड़ी सेपरेशन हो जाएगी। दूसरा बच्चे इनके अंदर क्या होता है कि पोर मौजूद होते हैं, छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से कि इनके दरमियान जो इंफॉर्मेशन है, जो मटेरियल है, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या करेगा, मूव करेगा। कि ये जो सेपरेशन वॉल है ये आपस में क्या करती है, दो सेल के दरमियान कांटेक्ट भी कर रही है। तो मटेरियल होगा वो मूव करेगा, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो इंफॉर्मेशन है वो मूव करेगी। अब मैं कह देता हूं कि इस टिप के ऊपर मूव कर रही है इंफॉर्मेशन या न्यूट्रिएंट, तो बच्चे होगा कि यहाँ से टिप ग्रो करेगी, तो इस एंगल से या इस साइड से इसका ही जो साइज होगा या जो लेंथ होगी वो क्या करेगी, रैपिडली ग्रो करेगी, ठीक है। तो जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट को हासिल करेंगी, और जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट को हासिल करेंगी उतनी ही ज़्यादा ये फास्ट ग्रो करेगी, फास्ट ग्रो करेगी किसी सबस्ट्रेट के ऊपर। और फेवरेबल कंडीशन से मुराद ये है कि बच्चे मॉइस्चर उसे प्रॉपरली मिल रहा है, टेम्परेचर क्या है कि वो फेवरेबल है, तो फिर क्या है कि ये तेज़ी से ग्रो करेगी। और सेप्टा का फ़ायदा क्या है कि आपस में कांटेक्ट करती है, तो इस तरह जो न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं, या अगर मैं साइटोप्लाज्म कनेक्शन की बात करूं तो वो डेवलप होता है, और इस तरह हाइफी है वो रैपिडली ग्रो करेगी। तो उम्मीद है यह पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बच्चे मैं बात करूंगा नॉन सेप्टा या नॉन सेप्टेट हाइफी जिसे हम कह सकते हैं। कि ये देखें कि ऐसी हाइफी जिसके न्यूक्लियाई के दरमियान कोई क्रॉस वॉल मौजूद नहीं है, जिसके न्यूक्लियाई के दरमियान या पार्ट के दरमियान कोई क्रॉस वॉल मौजूद नहीं है, तो उस हाइफी को मैं कहता हूं कि ये नॉन सेप्टेट हाइफी है। बच्चे इसको हम इंडिविजुअल सेल के अंदर डिवाइड नहीं करते, क्यों? क्योंकि इनका जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है कि कॉमन है। तो साइटोप्लाज्म क्या है, एक ही है। अब इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी क्या अहमियत है। तो बच्चे एज कंपेयर टू सेप्टेट हाइफी ये थोड़े लंबे होंगे, लंबूतरे होंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर तो डिविजन्स तो है ही नहीं, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है नॉन सेप्टेट हाइफी, या फिर इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कोइनोसाइटिक। कोइनोसाइटिक ऐसी हाइफी जिसके अंदर क्रॉस वॉल मौजूद ना हो उसको हम नाम देंगे कोइनोसाइटिक हाइफी का। अब इसमें होता क्या है, कहते हैं इन विच साइटोप्लाज्म मूव इफेक्टिवली, कि जो साइटोप्लाज्म होता है उसकी जो मूवमेंट होती है वो इफेक्टिवली होती है। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान बैरियर कोई मौजूद है ही नहीं, और मटेरियल जो होगा वो पूरे सेल के अंदर, मैं कहता हूं कि होल बॉडी के अंदर है, वो आसानी के साथ मूव करेगा। और इस तरह जो फंजाई के तमाम पार्ट होंगे, यहां मैंने कहा था टिप की बात की थी कि न्यूट्रिएंट मूव करेंगे, यहां बच्चे क्या है कि क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म इक्वली होगी, किसी पार्ट के अंदर ज्यादा किसी पार्ट के अंदर कम नहीं होगी, क्योंकि सेपरेशन ही नहीं है। तो बच्चे इसकी जो तमाम पार्ट होते हैं वो इफेक्टिवली ग्रो करेंगे। ये इस डायरेक्शन में भी ग्रो करेगी, ये इसमें भी करेगी, ये इसमें भी करेगी, ये इसमें भी करेगी। तो जितनी ज्यादा रेप्लिकेशन या मैं कहता हूं एब्जॉर्प्शन होगी, साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होगी, बच्चे उतनी ही ज्यादा क्या है कि ये मूव करेगी। तो इसी तरह इसका जो स्ट्रक्चर है वो पहले कुछ इस तरह का होगा, फिर ये रैपिडली ग्रो करेगी, तो हमारे पास क्या है कि एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो बना देगी, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। और मैंने अभी बात की है कि ये जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है ये किसी भी सबस्ट्रेटम के ऊपर बन सकता है। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि एक हमारे पास क्या है कि ब्रेड है, उसके ऊपर क्या है कि कोई फंगस ग्रो कर गई है। तो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता ये क्या है कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि पहले तो किसी पॉइंट पे होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि वो ब्रेड को क्या कर देती है, इफेक्ट कर देती है, ख़राब कर देती है। तो इसी तरह बच्चे दोनों में फ़र्क पता होना चाहिए कि आपको सेप्टेट हाइफी क्या होती है और नॉन सेप्टेट हाइफी क्या होती है। लास्ट पे बच्चे बात करेंगे सेल वॉल की। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल वॉल। ये प्लांट के अंदर भी मौजूद होती है और फंजाई के अंदर भी मौजूद होती है। लेकिन फंगस और प्लांट इन दोनों की सेल वॉल में डिफरेंस क्या है बच्चे? फंजाई की जो सेल वॉल है वो बनती है काइटन से, जबकि प्लांट की जो सेल वॉल है वो किससे बनती है? सेलुलोज से बनती है।
बच्चे अगर मैं काइटिन की बात करूं तो ये मोर रेजिस्टेंस होता है एज कम्पेयर टू सेलुलोज। सेलुलोज है वो एज कम्पेयर टू काइटिन थोड़ा जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन जो काइटिन होता है ये क्या होता है कि मोर रेजिस्टेंस होता है, जिसको आसानी के साथ डिके वगैरह नहीं किया जा सकता। लास्ट पे एक मैं थोड़ी रिप्रोडक्शन के हवाले से बात करूंगा कि इसकी जो बॉडी होती है वो मोस्ट स्टेजेस पे क्या होती है, हैप्लाइड, या इसके न्यूक्लियाई की मैं बात करूं, हैप्लाइड। एक वर्ड आपने हैप्लाइड सुना होगा, एक डिप्लाइड। हैप्लाइड बच्चे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को कहते हैं, ठीक है, जबकि डिप्लाइड हम यानी कि 2n के लिए वर्ड यूज करते हैं। तो इसकी जो मोस्टली लाइफ होती है वो हैप्लाइड होती है, लेकिन एक स्टेज ऐसी भी आती है जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है कि डिप्लाइड जाइगोट बन जाता है, डिप्लाइड जाइगोट। क्योंकि आपको पता है कि दो हैप्लाइड सेल जैसे कि एग और स्पर्म होते हैं वो हैप्लाइड होते हैं, तो आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। तो इसी तरह फंजाई के अंदर हैप्लाइड न्यूक्लियाई आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, डिप्लाइड जाइगोट बन जाएगा। और बच्चे जाइगोट हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में बनता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जाइगोट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो ये बच्चे आज का लेक्चर था इसकी बॉडी के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे।